फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके साथ अपडेट। जो कल हमने कंपनी आपके साथ डिस्कस की थी, शक्ति पंप, जिसको मैंने कहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस कंपनी को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और मुझे लगता है जो करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आई है उसके बाद बेनिफिशियरी की लिस्ट में कंपनी शामिल होती दिख रही है। और कंपनी ने आज भी सेलिब्रेशन किया और लगातार 3 दिन हो चुके हैं इस कंपनी को सेलिब्रेट करते हुए। और मुझे लगता है ये ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं इस कंपनी ने डिस्काउंट भी कर लिया है मार्केट कैप के लिहाज से। यानी कि ये कंपनी जो है लगभग 3 दिन में 1600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप गेन कर चुकी है और 750 करोड़ रुपए के ऑर्डर के बेसिस पर। तो जो कि ये बता रहा है कि वेरी नियर टर्म में जो है कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के बेसिस पर जो न्यूज थी वो अब डिस्काउंट होती दिख रही है। तो नियर टर्म में अगर आप ऑर्डर के बेसिस पर इसके अंदर तेजी देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। और यही मार्केट का नियम है कि बाजार जो है जब सेलिब्रेशन करता है तो एकदम से बहुत ज्यादा खुशी बना लेता है। तो आपको इन बातों का भी याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम आज के हमारे टॉपिक कि एक शेयर बुक वैल्यू के नीचे, यानी कि जो कंपनी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो अपने बुक वैल्यू के नीचे मिल रही है। और इस समय आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडेक्स तो स्पेकुलेटिव है, ये बातें हमने आपके साथ रेगुलर करी है और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे है तो वो इस समय चल जाना ही चाहिए, पर आगे कुछ ऐसे समीकरण बन सकते हैं जो इन स्टॉकों के अंदर तेजी भी आ सकती है, इसकी भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। पर करंट में अगर ये स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे मिल रहे हैं तो हमारा काम है एनालिसिस करना क्यों मिल रहे हैं और आगे फ्यूचर क्या है। तो सिनेरियो पर बात करते हुए जो मैं आज आपके साथ कंपनी लेकर आया हूं वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। और सबसे पहले आपके लिए एक अपडेट, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आप टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के चैनल पर भी आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर यूट्यूब पे डिस्कशन नहीं हो पाएगा तो इसलिए टेलीग्राम पर तो डिस्कशन रेगुलर बेसिस पर चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारा बैंकिंग स्टॉक जो इस समय बुक वैल्यू के नीचे है। बुक वैल्यू आप समझते हैं, यानी कि ओवरऑल कंपनी को जब किसी प्रत्येक शेयर से डिवाइड करते हैं और उसके अंदर वैल्यू निकालते हैं, अगर उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है प्रत्येक शेयर पे उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। अगर कोई शेयर बुक वैल्यू के भी नीचे मिल रहा है, यानी कि जो उसकी वैल्यू है बुक में, इट मींस वो शेयर इस समय काफी सस्ता मिल रहा है। और जो बैंक है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। नाम सुन के भाग मत जाना, अभी बात को पूरा सुनना, या नाम सुन के इतने उत्तेजित ना हो जाना कि आप शेयर खरीदने की सोचें। मैंने आपको बाय या सेल करने की अभी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं करी है, ना कहा है, पर आप जरा पॉइंट को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। आरबीएल बैंक देखा जाए तो ये बैंक पिछले 1 साल के अंदर 50% नुकसान दे चुका है। जी हाँ, अगर किसी ने 1 साल पहले हायर लेवल पे इस बैंक को खरीदा था 280-290 रुपए के आसपास, तो वहां से ये बैंक 50% तक करेक्ट हुआ है, यानी कि 145 रुपीज के आसपास भी गया है। पर अब ये बैंक जो है धीरे धीरे रिकवरी के संकेत दिखा रहा है और 175 रुपए के आसपास आया है। और आने के कारण भी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आपको समझना है। ये बैंक जो है लगातार अपने बिजनेस को, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसका इंपैक्ट जो है सीधा सीधा उसकी बैलेंस शीट पर दिख रहा है। बैंक के अंदर अगर मेजरली जो इतनी बड़ी गिरावट आई है उसका कारण भी है हमारे पास, अगर आप समझें। एफआईआईज ने अपनी स्टेक 29% से ट्रिम करते हुए लगभग 14.5% इस बैंक में पहुंचाई है। यानी कि एफआईआईज ने इस बैंक को भर भर के बेचा है। पिछले अगर हम 3-4 महीनों की भी बात करें तो एफआईआईज ने जहां पर सेलिंग की है वहां पर अच्छी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और उसका आरबीएल बैंक एक बहुत बड़ा शिकार रहा है। क्योंकि एफआईआई जब कोई चीज बेचने को आते हैं तो वो प्राइस नहीं देखते, उनको उस समय माल बेचना ही है। तो उसमें आरबीएल बैंक एक बहुत बड़ा शिकार रहा है उनकी सेलिंग का। पर अब जैसा मैंने आपको कहा कि बैंक रिकवरी के संकेत दे रहा है, तो उसके पीछे की कारण क्या है या इंटेंशन क्या है वो भी आप समझिए। H1FY25 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के दोनों क्वार्टर को सम करके अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 2 क्वार्टर बीत चुके हैं, तो उनको जोड़कर हम देखते हैं तो बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई बैंक की 14% ग्रो हुई है अगर हम हाफ ईयरली बेसिस पर देखते हैं। इट मींस ये साल इस बैंक के लिए पिछले साल के मुकाबले अच्छा रहा है। अब बात कर लेते हैं बैंक की अदर इनकम, वो भी 25% ग्रो हुई है, यानी कि बैंक ने अपनी इनकम में तो शानदार सुधार किया है। नेट प्रॉफिट बैंक का जो है स्लाइटली 2% बढ़ा है, लेकिन बैंक का मुनाफा जो है
पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो उसके मुकाबले घटा नहीं है, बढ़कर ही आया है। एडवांसेस यानी कि जो बैंक ने लोन बांटे हैं वो 15% ग्रो हुए हैं। अब जरा देखने वाली बात यहां पर ये है, एडवांसेस के अंदर रिटेल एडवांसेस, जी हाँ, जो छोटे छोटे लोन हैं, जो बैंक रिटेल पर ज्यादा फोकस करते हैं तो उनके मार्जिन भी अच्छे आते हैं और एनपीए होने के चांसेस भी कम रहते हैं। 24% ग्रो हुआ है, यानी कि ये बैंक अब अपने बिजनेस पे स्ट्रेटेजी बदलकर काम कर रहा है और रिटेल वाले धंधे पर फोकस कर रहा है। ऐसा बैंक लिख कर भी दे रहा है अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, वहां जाके आप भी पढ़ सकते हैं। मैं भी वहां से ही पढ़ के बोल रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपने आप से आपको बता रहा हूँ। होलसेल एडवांसेस ग्रो हुआ है, बट रिटेल एडवांसेस में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। इट मींस बैंक ने स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं बदलाव किया है। डिपॉजिट 20% ग्रो है, ओवरऑल डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट भी बैंक के पास बढ़िया आ रहा है, क्योंकि 550 के आसपास बैंक के पास ब्रांचेस भी हैं, तो ब्रांच नेटवर्क इस बैंक के पास अच्छा खासा है। ग्रॉस एनपीए 25 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हुआ है, यानी कि जो एसेट क्वालिटी है उस पर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब इन सब चीजों के अच्छा होने से इम्पैक्ट जो आया है वो आया है उसकी रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी पे। ये दोनों ही चीज सुधर रही हैं, अगर आप देखेंगे इनका डाटा तो आपको सुधरती हुई दिखाई देंगी। अब काफी लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो इस बैंक का क्वार्टर पे जो प्रॉफिट है Q2 के अंदर वो घटा है, पर ऐसा नहीं है। वो जो अगर देखेंगे तो उस समय वन टाइम एडजस्टमेंट था बैंक के प्रॉफिट के अंदर, और उसका कारण जानते हैं क्या था? उसका कारण था वहां पर टैक्सेशन का, यानी कि कुछ टैक्स का एडजस्टमेंट था जिसके कारण प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। बट ओवरऑल जो ओरिजिनल बिजनेस में ग्रोथ प्रॉफिट में जो देखी जाए वो इस क्वार्टर में आई है, हाफ ईयरली बेसिस पर आई है, तो जो कि ये बता रहा है कि आगे का ट्रेंड अच्छा हो सकता है। और देखिए, बाजार स्मार्ट है, बाजार इन सब चीजों को समझता है, और यही कारण है कि 145 से 175 रुपए की जो रिकवरी आई है, बाजार ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ा है, मैनेजमेंट को पढ़ा है, एसेट क्वालिटी को पढ़ा है, बैंक के बिजनेस को पढ़ा है, तो उसने थोड़ी बहुत इसके अंदर रिकवरी भी दिखाई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर कल से ही चालू हो जाएंगे पढ़ना। बेशक हमारी नजर अभी गई है, इंडस्ट्री की नजर पहले भी जा चुकी होगी, इन्वेस्टर की पहले भी जा चुकी होगी, बट ये बैंक के अंदर कहने वाली बात यहां पर ये है कि बैंकिंग सेक्टर, पूरा बैंकिंग सेक्टर अभी इतनी जल्दी चलता नहीं दिखाई देता, धीरे धीरे बेस बनाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब तक घटेंगे नहीं, जब तक ओवरऑल इंपैक्ट इनके अंदर बहुत शॉर्ट टर्म में आना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। कहने वाली बात यहां पर यह है कि बैंकिंग सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, एसेट क्वालिटी में सुधार है, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर जो है एक अच्छा सेक्टर दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में कोई कुछ नहीं कह सकता, शॉर्ट टर्म में बाजार का अगर मूड खराब हो जाता है तो सभी शेयर्स की पिटाई हो सकती है, बट यहां पर क्या है, डाउन साइड जो रिस्क है वो बहुत लिमिटेड है, अपसाइड काफी ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते हैं। और जहां पर कुछ शेयर बुक वैल्यू के नीचे मिल रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो वैल्यूएशन के हिसाब से काफी सस्ता दिख रहा है। अगर प्रॉफिट में सुधार दिखता है, यानी कि Q3 Q4 अब आने वाले क्वार्टर जो है, अभी जनवरी से Q3 के रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, इनमें अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आरबीएल बैंक ऐसे ही प्रदर्शन करता है, तो इस साल के इसके ईपीएस पे अच्छा बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, जो कि इसकी री रेटिंग के लिए फिर उस समय काफी होगा। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक जो है इस समय डीपली अंडर वैल्यूड है, और कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन में इतना बड़ा गैप है, बाजार इनको कभी भी फिलअप कर सकता है। अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बाजार ये इंतजार कर रहा है कि बैंकिंग सेक्टर और कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा आने वाले समय में, सेंटीमेंट्स क्या होंगे। कहीं ना कहीं अगर आरबीआई का कट आता है, रेट कट होता है, और उसके बाद जो है इंडस्ट्री के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको तेजी दिख सकती है। तो आरबीएल बैंक जो है इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बैंक जो है काफी अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।